मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम सब ने कोरोना संक्रमण का, महामारी का भयानक रूप भी देखा है और भयानक दौर भी देखा है। कई अपने बिछड़े हैं, अपार कष्टों का हमने सामना किया है। वो दिन हम भूल नहीं सकते जब ऑक्सीजन जैसी कमी के कारण रात रात भर हम लोग जागते थे। लेकिन आप सबके सक्रिय सहयोग से, गांव के भाई और बहन भी जिसमें शामिल है, बार्ड के साथी भी शामिल हैं, आप सबके सहयोग के कारण अब मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार काबू में आता जा रहा है। हमारी पॉजिटिविटी की दर अब लगातार नीचे गिर रही है। कल के जो आंकड़े थे पॉजिटिव केस के, वो 4,900 के आसपास पॉजिटिव केस आए और 9,700 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर गए। अब लोग स्वस्थ होकर अपने घरों पर जा रहे हैं और एक्टिव केसेस की संख्या लगातार मध्य प्रदेश में कम होती जा रही है। रिकवरी रेट हमारा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा, अभी ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। हमें लंबा सफर तय करना है और इसलिए लापरवाही की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। जरा भी अगर हम लापरवाह हुए तो फिर कब ये महामारी बढ़ने लगे और भयानक रूप धर ले, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसलिए मेरी विनम्र अपील है, विशेषकर गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से, बाढ़ की हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से, पूरी सावधानी रखें, सजगता रखें। जो गांव कोरोना से मुक्त हो गए हैं वो अभी भी जनता कर्फ्यू जब तक हम लागू कर रखेंगे तब तक उसका पूर्णतः पालन करें। जो वार्ड कोरोना मुक्त है, जो मोहल्ले और कॉलोनी कोरोना मुक्त है, वो भी अपने यहां कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करें। वो मास्क लगाए रखें, वो दूरी बनाए रखें, घर से ना निकलें, कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। जिन जिलों में अभी संक्रमण ज्यादा है वहां सावधानी की और अधिक आवश्यकता है। इंदौर के लिए हमको विशेष रणनीति बनानी होगी, जो मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम इंदौर को तोड़ने का मतलब कोई वैसा तोड़ने की बात नहीं कर रहा, संक्रमण की दृष्टि से। जहां संक्रमण नहीं है वो मोहल्ले और कॉलोनी, और जहां संक्रमण है वो मोहल्ले और कॉलोनी, वो गांव जो कोरोना मुक्त है और वो गांव जहां 1, 2, 3 कोरोना के पेशेंट से, उनको अलग अलग तोड़ के हम देखें और जनप्रतिनिधियों के लीडरशिप में, नेतृत्व में वहां माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के हम संक्रमण को वहीं रोकें ताकि वो संक्रमण फैल ना पाए। होम आइसोलेशन की ठीक व्यवस्था, ये जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, उनको ही देखनी पड़ेगी कि अगर होम आइसोलेशन में कोई गांव में भी है तो वो घर से बाहर ना निकले, वो घूमने ना जाए। अगर घर में कम स्थान हो तो मैं फिर दोहराता हूं कि उनको कोविड केयर सेंटर में पर्याप्त जगह है, वहां ले जाने का आग्रह करें ताकि वो कोविड केयर सेंटर में रहे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहे और वो स्वयं भी सुरक्षित रहे। और इसलिए इंदौर, धार और खरगोन, इनको थोड़ी अलग रणनीति बना के काम करना पड़ेगा। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम किसी भी हालत में 31 मई तक कोरोना संक्रमण से मुक्त करेंगे अपने शहर को, अपने गांव को, ताकि 1 जून से हम सामान्य स्थिति की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा सकें। मैं फिर यह कहता हूं कि बिना जनता के सहयोग के इस महामारी से नहीं लड़ा जा सकता। और इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अगर बनी तो इसी विचार के कारण बनी कि अकेली सरकार भोपाल में बैठ के कर लेगी, ये गलतफहमी मुझे नहीं थी। कोई इंदौर में बैठ के हम कर लेंगे, ये गलतफहमी नहीं थी। और इसलिए जनता का सक्रिय सहयोग आवश्यक था। मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से निवेदन करूंगा कि वो जनता का सहयोग लगातार लेते रहे
और संक्रमण की चेन तोड़ना एकमात्र उपाय है पूरी दुनिया में, दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिए अभी भी संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जो सावधानियां रखना आवश्यक है उन सावधानियों को रखें, और वो काम गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी कर सकती है अपने जनप्रतिनिधियों के और बाकी समाज सेवियों की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में। इसलिए एरिया स्पेसिफिक रणनीति सारे कलेक्टर्स को भी मैं कह रहा हूं, प्रभारी मंत्रियों को कह रहा हूं, आप अपने अपने जिले में एरिया स्पेसिफिक रणनीति बनाइए। जहां जैसी परिस्थिति हो वहां वैसी रणनीति बना के कोरोना के संक्रमण पर अंतिम प्रहार करने का प्रयास कीजिए। यह कोरोना से लड़ाई युद्ध है, इसके लिए सही रणनीति जरूरी है और इसमें लापरवाही भी नहीं और भ्रम भी नहीं। इसलिए दूसरा मैं फिर कह रहा हूं, मैंने बार बार कहा है कि टेस्टिंग कराने में हमको कोई कंजूसी नहीं करनी। ये टारगेट तो मिनिमम है, अधिकतम कोई टारगेट नहीं है। आप जितने कहेंगे टेस्टिंग के लिए किट आपको दिए जाएंगे। कुछ मित्रों ने अभी सुझाव दिए कि मोबाइल टेस्टिंग होनी चाहिए, तो जहां आवश्यकता हो कमिश्नर भी देखें और कलेक्टर्स भी, प्रभारी मंत्री भी उनको गाइड करें। जहां जरूरत हो वहां उस तरह की हम व्यवस्था भी करें कि अगर सैंपल के लिए फीवर क्लिनिक में आने में दिक्कत है या सैंपल लेने में हमको लगता है कि किसी एरिया विशेष में जाना चाहिए, किसी गांव विशेष में जाना चाहिए, तो इस तरीके का हम उपयोग कर सकते हैं। किल कोरोना अभियान यह बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना की जड़ों पर प्रहार अगर होता है तो किल कोरोना अभियान से होता है। हम सब जानते हैं एक बार जो स्थिति बिगड़ी थी उसका कारण क्या था। कई जगह लोग बताते नहीं थे, छुपाते थे या फिर झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाते थे। सर्दी जुकाम बुखार खांसी ठीक हो जाएगा, घर में इलाज चल रहा है। और बाद में जब स्थिति बिगड़ जाती थी, फेफड़े संक्रमित हो जाते थे, वैसी स्थिति में अस्पताल में आते थे और तब अस्पताल में भी जब लंग्स में खराबी बहुत ज्यादा हो जाती थी, ऑक्सीजन का सैचुरेशन बहुत कम हो जाता था, तब करने लायक बहुत कुछ बचता नहीं था। इसलिए उनको भारी कष्टों का सामना करना पड़ा। और इसलिए ये किल कोरोना में एक एक घर जाने का हमने फैसला किया। एक एक घर जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे और सर्दी जुकाम बुखार वाले हर पेशेंट्स को निकाल के उनको दवाइयों का किट भी देंगे और दवाई के किट के साथ साथ जरूरत पड़ी तो सैंपल भी लेंगे। अगर लक्षण दिखे तो होम आइसोलेशन में या कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे। मैं फिर अपील करता हूं, इस अभियान को रोकना नहीं है। अपने गांव में भी गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से मैं कह रहा हूं कि एक बार पूरा हो जाए राउंड, हम दोबारा राउंड फिर चालू कर देंगे। अगर किसी को यह लगता है कि एक राउंड पूरा हो गया उसके बाद भी कोई सर्दी जुकाम बुखार वाला है तो कृपया करके तुरंत आप उचित स्थान पर बता दीजिए, ताकि हम फिर से टीम भेज के वहां सर्वे करवा सकें, देख सकें कि कोई सर्दी जुकाम बुखार खांसी का वहां पेशेंट तो नहीं है। क्योंकि एक भी अगर हुआ तो पूरा गांव फिर से संक्रमित हो जाएगा। और इसलिए वार्ड में भी, शहरों में हमने व्यवस्था की है कोविड सहायता केंद्र की, वहां जांच करवाने के लिए पूरी सुविधा है। हमारी वार्ड की जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो इस पे ध्यान देगी कि अगर उनके मोहल्ले में सर्दी जुकाम बुखार खांसी का कोई भी मामला आता है तो वो तत्काल उनकी जांच करवाए और जरूरत पड़े तो सैंपल ले, ताकि पॉजिटिव तो नहीं है ये पता चल सके। तो किल कोरोना अभियान मतलब ढूंढते रहना। अब ऐसी स्थिति नहीं कि लोग छुपाए, पहले छुपाने के कारण स्थिति बिगड़ी, अब लोग बताएंगे। इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आपके गांव में कोई ऐसा मामला जनता के बीच रह ना जाए, उसको पहचाने, बाहर निकालें, उसका जांच करवाएं, उसको दवाइयां दें, ताकि हम संक्रमण रोक सकें। ये किल कोरोना जारी रहेगा। अभी ये राउंड पूरा होने के बाद फिर तीसरा राउंड, चौथा राउंड शुरू कर देंगे हम। ये किल कोरोना 3 है। और वार्डों में भी, शहरों में भी कोविड सहायता केंद्र में लगातार, मैं तो कहता हूं शहरों में आप गाड़ियां घुमाइए, अनाउंसमेंट करवाइए। और अनाउंसमेंट ले जरूरी नहीं कि आदमी बैठ के करे, टैप आप लगा सकते हैं जहां लोगों से कहेंगे सर्दी जुकाम बुखार वाले तो आइए कोविड सहायता केंद्र पे, आपकी निःशुल्क जांच होगी, दवाइयों का किट दिया जाएगा। तो ये किल कोरोना अभियान अपना लगातार चलते रहना चाहिए।
होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, उनकी देखरेख क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ही करे। वो बाहर ना घूमे, वो बाकी को संक्रमित ना करें, वो घर पे रहें, और उनकी पूछताछ फोन के माध्यम से तो होती है। फोन के साथ साथ आप भी उनको फोन करके उनका कुशल क्षेम पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो दिक्कत दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। योग से निरोग अभियान के अंतर्गत भी वहां ऑनलाइन योग की भी उनको ट्रेनिंग देने का प्रयास होता है, उससे भी आप जोड़ें। इलाज के मामले में अब हम सब ने देखा कि पर्याप्त मात्रा में बिस्तर, चाहे वो ऑक्सीजन बेड हो, चाहे वो सामान्य बिस्तर हो, और चाहे वो आईसीयू बेड हो, अब पर्याप्त मात्रा में बिस्तर हमारे पास है। इसलिए कहीं आपको लगता है तो लोगों को भर्ती करवाने में, सूचना देने में आप कसर मत छोड़िए, ये भी आपकी ड्यूटी है। हमने अपने गरीब बहनों और भाइयों के इलाज के लिए, गरीब निम्न मध्यम वर्गीय, और इसको मध्यम वर्ग तक मैं खींचूंगा, हम जानते हैं कि कोरोना केवल शरीर नहीं तोड़ता, आर्थिक रूप से भी तोड़ देता है, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना बनाई, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया, और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करने की कोशिश की। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होता है, सरकार द्वारा अनुबंधित जो अस्पताल है उनमें निःशुल्क इलाज होता है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत जो आयुष्मान कार्डधारी थे, और आयुष्मान कार्ड के बारे में मैं एक निर्देश दे रहा हूं, कई जिलों ने किया है, जो पात्र आयुष्मान कार्डधारी छूट गए उनके आप आयुष्मान कार्ड बना दें। कोई ब्रह्मा जी ने लिख के थोड़ी भेज दिया कि जिनके बने बस उनके ही पक्का है। और हम बैठे तय करने वाले, जो गरीब है उनका आयुष्मान कार्ड बनाइए। 2,40,00,000 आयुष्मान कार्डधारी हैं अभी मध्य प्रदेश में, 2,40,00,000। हमने तय किया है कि जिन परिवारों में एक के पास भी आयुष्मान कार्ड है, उसके पूरे परिवार का इलाज होगा। तो एक का नहीं होगा, पूरे परिवार का होगा। और कहीं जायज छूट गया है, आप बिल्कुल उसका आयुष्मान कार्ड बना के इलाज सुनिश्चित कीजिए। कलेक्टर्स ये चिंता करेंगे, प्रभारी मंत्री मॉनिटरिंग करेंगे कि जो प्राइवेट अस्पताल इस योजना के साथ जुड़े हैं वो ये सारी सुविधाएं आम जनता को दें। इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। भोपाल से मैं लगातार समीक्षा करता हूं कि आज कितने लोगों का इलाज हुआ आयुष्मान योजना के अंतर्गत या मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत। कहीं कोई गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लें। कई जगह एक्शन ली है, इसलिए वो एक्शन भी जरूरी है। एक बात जो कई जिलों ने की है कि अगर जो रेट तय है उससे ज्यादा कोई प्राइवेट अस्पताल पैसा लेता है तो उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें। जनता को लूटने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। जो रेट निर्धारित है उससे ज्यादा कोई पैसा न ले पाए, यह भी ड्यूटी जिला प्रशासन की है। एक हमारी दिक्कत है ब्लैक फंगस की बीमारी। अभी कई जिलों में, इंदौर जैसे शहर में तो बड़ी संख्या में, क्योंकि आसपास के पेशेंट्स भी आते हैं, ये ब्लैक फंगस की बीमारी शुरू हुई है और इसके कारण कई लोग भारी दिक्कत में है। इसका इलाज महंगा होता है, इसका इलाज कष्टपूर्ण होता है, और इसके इलाज के लिए एंटी फंगल जो इंजेक्शन आता है वो भी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, वो विदेश से इंपोर्ट हो रहा है। आज भी मैंने कोशिश की है कि इंजेक्शंस आ जाएं तो कुछ इंजेक्शंस हमको मिलेंगे, लेकिन लगातार बाहर से इंपोर्ट होंगे और वो आएंगे तो उसका भी न्यायपूर्ण वितरण और ब्लैक फंगस की समय पर पहचान, ये कई जिलों ने किया है, बहुत अच्छा किया है ये, कि पहले ही नेजल इंडोस्कोपी करके समय पे ब्लैक फंगस को पहचाने और इसका इलाज करें। इसलिए जिनने ये किया बिल्कुल सही किया है कि एक जब वो डिस्चार्ज होते हैं तभी सारे पैरामीटर्स देख लिए जाए और एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर बना के हर जिले में हम ऐसे पेशेंट्स का परीक्षण करते रहे जिनको ब्लैक फंगस है या जिनको खून का थक्का जमने की शिकायत है, ताकि ऐसे पेशेंट्स को हम बचा सकें। ब्लैक फंगस के जो पेशेंट्स है उनका इलाज भी निःशुल्क हो, इसका इंतजाम करने का मैं पूरा प्रबंध करूंगा ताकि ये दिक्कत में न आए। एक तीसरी लहर की तैयारी की बात, वो भी मैं सबसे कहना चाहता हूं। अभी कई जिलों ने अपनी अपनी बातें कही। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या हमको बढ़ाना है, आईसीयू बेड हमको बढ़ाना है, ऑक्सीजन बेड हमको बढ़ाना है,
सामान्य बिस्तरों की संख्या भी हमको बढ़ाना है, उसकी अपने अपने जिले की योजना तैयार कर लीजिए। प्रदेश की सरकार आपको भरपूर मदद करेगी, भरपूर सहयोग करेगी, क्योंकि हमारी ड्यूटी है ये, हमको तैयार होना पड़ेगा। हर एक जिले में बच्चों का एक वार्ड हम तैयार रखें, हर एक जिले में, वो जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर का सर्वाधिक प्रभाव अगर होगा तो बच्चों पर होगा, ये कहा जा रहा है। अब होगा कि नहीं होगा ये सुनिश्चित रूप से मैं नहीं जानता, लेकिन जब ये बात आई है तो इसकी पूरी तैयारी हमको करनी चाहिए। और इसलिए प्रदेश से भी आपको निर्देश गए, और मैं यहां से फिर आज सभी संभाग के जिलों को कह रहा हूं कि आप बच्चों के वार्ड की तैयारी रखें, और बच्चों के वार्ड भी ऐसे कि जहां जरूरत पड़े तो मां भी उनके साथ रह सके, क्योंकि बच्चे अकेले नहीं रह सकते, उनके साथ तो मां को रहना ही होगा। और इसलिए उस व्यवस्था को भी आप लोग जरूर अभी से बनाएं। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर आता है तो 50% कैपिटल सब्सिडी और ₹1 पर यूनिट बिजली की छूट हमने देने का फैसला किया है। इंदौर जैसे शहर में तो कई लोग तैयार हो सकते हैं प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भी, ताकि उन ऑक्सीजन प्लांट से भी हम अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूर्ति करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। एक बात है, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए, जिन्हें माता पिता अभिभावक खो दिए हैं, वो बच्चे हमारे बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, उनको हम दर दर भटकने नहीं दे सकते। इसलिए उनकी सूची तैयार करके वो भिजवाएं, ताकि उनको पेंशन देने की जो हमारी योजना है ₹5000 महीना, वो लाभ दिया जा सके, उनको राशन की व्यवस्था की जा सके, उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। इसकी चिंता भी आप कीजिए। जो कई योजनाएं भी शुरू की, फ्री राशन देना है, 3 महीने का राज्य सरकार दे रही है, 2 महीने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। इसका व्यवस्थित रूप से वितरण हो जाए, ये सुनिश्चित क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, मेरे विधायक साथीगण, सांसद साथीगण ये निश्चित तौर पर कर लें, ताकि, और उसमें हमने ये तय किया है कि कोई गरीब छूट गया तो चिंता मत करो, पात्रता पर्ची बनाओ और दे दो राशन, ताकि उनको कम से कम इस संकट के समय में दिक्कत ना हो। मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि और कई ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको हम कुछ सुविधाएं देंगे, उनके खाते में पैसा डालेंगे, तो कुछ के खाते में डाला है, कुछ के खाते में और डालने वाले हैं। संकट के समय हम अपने ऐसे परिवारों के साथ खड़े हैं। झोला छाप डॉक्टर के प्रति 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक, रोक लगा के उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, लेकिन कुछ जगह बहुत अच्छा प्रयोग किया है, झोला छाप डॉक्टर को ट्रेनिंग देके, और वो क्योंकि वो इंजेक्शन लगाना जानते हैं, छोटे मोटे चीज व्यवहारिक ज्ञान के कारण जानते हैं, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उनको हम ट्रेंड करें। तीसरी लहर में भी वो काम आ सकते हैं, गांव गांव में तो वो बैठे हुए हैं, और एक मिनिमम ट्रेनिंग देके हम उनको कुछ जरूरी कामों के लिए तैयार करके उनका सहयोग भी ले सकते हैं। ICMR और बाकी सब गाइडलाइन के कारण उनको इलाज की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन वो किसी के मार्गदर्शन में बाकी काम कर सकते हैं, तो दोनों फायदे होंगे। एक तो वो ऊट पटांग कहीं किसी को सैलाइन वाटर चढ़ा दी, कहीं और कोई इलाज करके दवाई दे दी, उसके बजाय वो कोविड का बेटर इलाज जो हो रहा है उसके अनुरूप व्यवहार कर सकेंगे। तो इस बारे में भी हमको विचार करना चाहिए। एक मैंने जागरण रथ की बात कही, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक साथी चला सकते हैं, जिसमें हम जनता को लगातार जागरूक करने का प्रयास करें, क्योंकि जनता जब देखेगी कि बहुत घट रहा है तो फिर लोग उसी मूड में आएंगे। शादी विवाह त्योहार भीड़ भाड़ ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उस समय भी हम आज भी 31 तारीख तक घरों से बाहर ना निकलें, इसके लिए सावधानी रखने के लिए, और उसके बाद भी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने का व्यवहार जिसको कहते हैं, उस व्यवहार को बनाए रखने के लिए भी हमको जनता को एजुकेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कब संकट खड़ा हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए वो हमारे अगर विशेषकर विधायक मित्र करें, सांसद जी भी अगुवाई करें तो ये बहुत उपयोगी होगा। एक आपने टेक्नीशियंस की व्यवस्था की बात कही है, अभी हमने परसों ही लगभग 1015 सिस्टर्स की, नर्सों की भर्ती करी है, 2000 की भर्ती और हो रही है, लगभग 800 डॉक्टर्स की भर्ती करने वाले। हम सब जानते हैं डॉक्टर्स की कमी थी और डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन उसको भर्ती करके पूरा करने का यथासंभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो वो प्रयास लगातार जारी रहेंगे। स्टाफ की कमी के कलेक्टर्स देख लें, प्रभारी मंत्री देख लें। हमने स्थानीय स्तर पर निर्देश दिए थे कि जितनी भर्ती की जा सकती है उतनी कर लें, तो वो जो भर्ती आप कर सकते हैं आपको
अधिकार दिए हैं, वो भर्ती आप जरूर कर लें। कई जिलों ने कर भी ली है, तो स्टाफ की कमी को हम लगभग पूरा कर सके। एक जो डिस्चार्ज पेशेंट है उसके परीक्षण की बात मैंने कही है। अब जिन जिलों में कम है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, और यहां भी कम होंगे इंदौर में, निश्चित तौर पर ये टीम बैठी है, ये चाहे तो इंदौर में कुछ भी कर सकती है, ढंग से अगर मैदान में निकली भी है, लेकिन अब अगर ठान ले तो 10 दिन में कोरोना मुक्त कर सकती है। जब केस कम हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ये बिल्कुल हमको शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हम समय रहते पकड़ लें। अगर कहीं 5-10 निकले पॉजिटिव तो तत्काल उनका कॉन्टैक्ट कौन कौन से हुआ है वो ट्रेस करके हम बाकी को भी हम सुरक्षित कर लें, बाकी को बचा लें। इस दिशा में हम प्रयास करें। 2 चीजें और, एक, ऑक्सीजन व्यर्थ ना जाए, देश को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। कई राज्यों में केस बढ़ रहे हैं अभी, तो हम ऑक्सीजन की एक एक बूंद का सही उपयोग करें। कुछ जिलों ने ऑक्सीजन ऑडिट का काम किया, क्योंकि कई जगह ये हुआ कि जिनको ऑक्सीजन लगी है वो अपने आप उसको कम और ज्यादा कर लेते हैं। कई बार अगर वो बाथरूम जा रहे हैं तो ऑक्सीजन वहीं खुली छोड़ जाते हैं। कई बार खाना खा रहे हैं, ऑक्सीजन खुली चलती रहती है। तो थोड़ी सी भी सावधानी रखी तो ऑक्सीजन काफी बच सकती है। उस दिशा में भी हम लोग प्रयास करें। और दूसरा, मैं फिर कहूंगा, टीके के यथासंभव सब प्रयास किए जा रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन के डोज हमको मिल जाए। 2 कंपनियों को मध्य प्रदेश सरकार ने ऑर्डर दिया, कोवैक्सीन, कोविशील्ड को 5 करोड़ 19 लाख डोजेज के। लेकिन लगातार उनसे भी संपर्क में है, भारत सरकार से भी संपर्क में है। वो कह रहे हैं कि उत्पादन की सीमा है। कुछ राज्यों ने यह तय किया कि हम ग्लोबल टेंडर निकाल दें। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन वो अर्थहीन सा प्रयास है, क्योंकि किसी को कोई सफलता अभी तक नहीं मिली है। जहां मिलेगी हम ले लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन हम भारत सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं और दोनों कंपनियों में पर भी लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा डोजेज मिल जाए। हमको जैसे भी मिलेगी हम लाएंगे और अधिकतम डोजेज हम लगा पाए उसका हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन ये वैक्सीन बेकार ना जाए। अब 3% अगर व्यर्थ हो रही है तो 3% बहुत होती है। अब एक जिले ने बताया 0 समथिंग जो उनके यहां वेस्ट हुई है, तो हम सब ये कोशिश करें कि एक डोज भी बेकार ना जाए। अब 4 लोग बिठा के रखो ना, क्या दिक्कत है? अगर इनमें से 2 नहीं आए, 2 को लग जाएगी। अब इसमें कोई पोर्टल की चिंता मत करो, अपन तो पोर्टल बैठे हैं। जब हमको लग रहा है कि बेकार ही जा रही है तो 2 को लगाओ, रिकॉर्ड में लो। कोई ये व्यवहारिक चीजें हैं, ये कोई ऐसी चीजें नहीं कि वहां से भगवान लिख के भेज दिया उनने कि बस अब ये खराब हो रही तो हो जान दो, दूसरे को लगे ही नहीं सकती। इसके व्यवहारिक हल निकाले, मैंने भावी निर्देश दे दिए। ऑफलाइन भी आप करें। आप लोगों ने सुझाव दिए कई लोगों ने कि ये पोर्टल कई लोग समझते ही नहीं। तो शुरू में पोर्टल ठीक है, लेकिन अब ऑफलाइन व्यवस्था करके बिना पोर्टल के भी, ताकि हमारी ग्रामीण आबादी, हमारे बाकी ट्राइबल जिले भी ढंग से वैक्सीनेशन का लाभ उठा सके। एक मैं सबको अनुरोध कर रहा हूं, विशेषकर ट्राइबल क्षेत्र में कुछ लोग वैक्सीनेशन के खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम सब की ड्यूटी है कि हम सब तड़वी, पटेल, मुकद्दम, बाकी सबसे बात करके सबको कन्विंस करें और वैक्सीन के लिए तैयार करें। वैक्सीन तो आएंगी, थोड़ा और समय लग सकता है बड़ी संख्या आने में, लेकिन मुझे लगता है जून में, जुलाई में हमको डोजेज की बड़ी संख्या मिलना प्रारंभ हो जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा, तब और तेज गति से हम वैक्सीनेशन का काम करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, इस समय मैं फिर भावुक अपील करता हूं कि सब तरह के मतभेद भूल के, कोरोना मानवता का दुश्मन है, इंसानियत के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है वो, और इसलिए लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हम सब मिलकर एक हो जाएं। ग्रामवासी एक हो, वार्डवासी एक हो, शहरवासी एक हो, प्रदेशवासी एक हो, और मिलकर पहले हम इस लड़ाई को जीतें। बाकी गतिविधियां तो हम फिर चला लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश में आज जो हमारा ये ढांचा हमने बनाया है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का, वो बहुत प्रभावी है, क्योंकि जनता के बिना हम नहीं जीत सकते। और उसको बाकी प्रदेशों ने भी सुना तो एप्रिशिएट किया है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलकर काम करें। गांव, वार्ड, शहर, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां, और इस कोरोना को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो कदम आवश्यक है, दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है, वो कदम उठा के इसको समाप्त करें। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से कोरोना हारेगा और मानवता जीतेगी। हम जीतेंगे,
लेकिन जीतेंगे तभी जब इसको हराने के लिए जो जो आवश्यक उपाय है वो सब करेंगे। और इतना हमने भुगता है कि अब हम ये मानते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम कोरोना को, संक्रमण को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। आप सब अभी भी चैन की सांस ना लें, दिन और रात जुटे और हमारा टारगेट 31 मई को कोरोना मुक्त करें, ताकि 1 जून से धीरे धीरे हम सामान्य जीवन की ओर बढ़ सके। आप सबको सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर की तरफ से आपको धन्यवाद। सांसद जी, यहीं से विधायक जी, मंत्री जी,